इंजन। अब हम हीट इंजन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि हीट इंजन इज अ डिवाइस by which a system is made to undergo a cyclic process. So as the question to the cyclic process is concerned, तो उसका जो मैथमेटिकल आइडेंटिटी होगा हम उसको लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। ओके, एंड दैट रिजल्ट्स द कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क। तो ये क्या करता है, हीट को जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें देखें कि जो हम ऐसा लिखते हैं कि जो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, यानी साइक्लिक प्रोसेस उसका जो मैथमेटिकल आइडेंटिटी होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। इन ए साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, and according to first law of thermodynamics, delta q is equal to delta u plus delta w. So if delta u is equal to 0, we have delta q is equal to delta w. So this is what will happen in case of the heat engine. Okay, so as the questions to the various part of the heat engine is concerned, ये रहा structure diagram, heat engine का diagram. So this is the diagram of heat engine. Okay, this is the diagram. This is the structure diagram of heat engine. इसमें क्या है कि नंबर वन हम इसके ऊपर बात करते हैं। It consists of working substance. So this part is the working substance. This part is the working substance. It consists of a working substance. फॉर एग्जाम्पल द मिक्सचर ऑफ फ्यूल, जैसे कौन कौन से वर्किंग सब्सटेंस की जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फ्यूल, वेपर एंड एयर इन गैसोलीन, सो वन एग्जांपल। और डीजल इंजन एक वर्किंग सब्सटेंस हो सकता है। स्टीम इन द स्टीम इंजन में हो सकता है। ये सब वर्किंग सब्सटेंस हो सकते हैं। ये रहा वर्किंग सब्सटेंस। दूसरा पार्ट है इसका, द वर्किंग सब्सटेंस गोज थ्रू द साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल प्रोसेसेस। ये जो वर्किंग सब्सटेंस है वो साइक्लिक प्रोसेस में काम करेगा। साइक्लिक प्रोसेस में काम करने का मतलब क्या हुआ कि ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में और फाइनल स्टेट से बैक टू इनिशियल स्टेट आएगा और फिर इनिशियल से फाइनल, फाइनल टू इनिशियल काम करता रहेगा। इन सम ऑफ दीज प्रोसेसेस इट एब्जॉर्ब द टोटल अमाउंट ऑफ हीट Q1। ये हीट Q1 एब्जॉर्ब करेगा। इट विल एब्जॉर्ब द हीट Q1। जैसे आप ये देखिए यहाँ हॉट रिजर्वायर है, दिस इज एट ए टेम्परेचर ऑफ T1, ये T1 टेम्परेचर के ऊपर है, एंड इट विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम दिस रिजर्वायर from an external reservoir at some higher temperature which is at higher temperatures T1। यहाँ से ये heat absorb करेगा। What will happen then? In some other processes of the cycle, the working substance release the total amount of heat Q2 to the external reservoir at some lower temperature T2। Then this working substance, what will happen? This working substance जो काम करते समय cyclic process में जाएगा, initial से final, finals to back initial state में, it will take the heat from the working substance and give it to the cold reservoir which is at temperature T2. So the working substance W by the system in a cycle is transferred to the environment by some arrangement. There is some arrangement in the working substance to transfer the heat from the working substance to the environment, right? So the working substance may be cylinder हो सकता है with a moving piston that transfer the mechanical energy to the wheel by a shaft. So the basic feature of the heat engines are schematically represented over here. You can see here in the figure that represent the heat engine, right? Efficiency of this heat engine. So to calculate the efficiency of heat engines, efficiency of the heat engine वैसे सिंपल सी हम यदि समझें कि efficiency क्या है, तो efficiency को हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्षमता है कि इंजन की कि हीट आपका इंजन जो कितना ज़्यादा काम करता है और उसका बेस क्या है, इनपुट में क्या आता है, वो जो हीट रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर से जो हीट लेता है। ये देखिए आप हम यहाँ देखें कि इसको हम एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द, दिस इज आउटपुट टू द इनपुट। ओके, सो जो आउटपुट है वो क्या है कि आपका इंजन काम कितना करता है और इनपुट में आप उसको हीट कितना देते हैं। तो इनपुट में आप उसको हीट देते हैं Q1
और वो काम जो आउटपुट है उसकी वर्क डन बाय द हीट इंजन। सो यहाँ हम देखें कि जो वर्क डन है, आप जरा गौर से देखेंगे, जो हीट रिजेक्टेड टू द कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2 वो क्या है? हीट रिजेक्टेड टू द heat rejected to the cold reservoir. Okay, heat rejected to the cold reservoir at temperature which is at temperature T2. Okay, so heat rejected कितना होगा? This is Q2. आप जरा देखें डायग्राम में, ये जो हीट हमने Q1 लिया और बाकी जो हीट है वो वर्क डन में चेंज होगी। जो बची हुई हीट है वो Q1 में से आप वर्क डन घटा दीजिए। ये टोटल हीट ली आपने, इतनी जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट होगी, बाकी जो रिमेनिंग हीट हुई है वो कोल्ड रिजर्वायर में चली गई। सो फ्रॉम हियर ऑन वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू W is equal to now Q1 minus Q2. So this is equation number 1 and this is equation number 2. So now from equation 1 and 2, from equation 1 and equation number 2, we can write that the efficiency of our heat engine is this is Q1 minus Q2 upon Q1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आगे, this is equal to 1 minus Q2 over Q1। So this is all about the efficiency of the heat engine, right? So now we'll discuss some special cases related to this। कि ये देखिए हमारे पास नीटा आया 1 minus Q2 upon Q1। So for Q2 is equal to 0, यदि हम ये कहें कि यदि Q2 0 हो जाए, right, what will happen then? Their efficiency will become equal to 1, then neta will become equal to 1। if Q2 is equal to 0 then neta is equal to 1। तो एक सिचुएशन कैसी बनी हमने ये देखना है। Q2 is equal to 0 मतलब यदि कोल्ड रिजर्वायर में हीट जाती ही नहीं है तो सारी की सारी जो हीट है वो सिर्फ वर्क डन में चेंज हो जाएगी, और जो एफिशिएंसी ऑफ द जो हीट इंजन होगी नीटा इज इक्वल टू 100%। बट सच इंजन इज नॉट पॉसिबल। ऐसा इंजन जो है वो पॉसिबल है प्रैक्टिकली, यदि हम कहें तो ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है, राइट? This is all about the concept of heat engine. Thank you.